हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 22 दिसंबर है और देखिए एक तस्वीर आपके सामने है। क्या आप बता सकते हैं कि ये शख्सियत कौन है? क्योंकि इनका जो संबंध है वो आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फटाफट कमेंट करिए अगर आप इनको पहचानते हैं। फिलहाल हम चलते हैं पहली खबर पे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक प्रश्न ऐसा था जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया था उसमें यह था कि जो प्रश्न गलत है, सभी विकल्प उसके गलत हैं, तो सभी को एक अंक दिया जाए। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लेरिफाई किया गया है। तो यहाँ पर देखो, गलत सवाल का सबको नहीं मिलेगा अंक। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के बाद अब मुख्यमंत्री से भी मामले में हस्तक्षेप करने की अभ्यर्थियों की गुहार। तो पूरा मामला ये है कि परिषदीय स्कूलों के लिए हुई 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए गलत प्रश्न के एवज में अंकों का लाभ सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार मामले में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो याची हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, जो याची नहीं हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इसका लाभ अपील न करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। नियमतः तो प्राकृतिक रूप से मिलना चाहिए क्योंकि सभी ऑप्शन गलत हैं। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के बाद अब मुख्यमंत्री से भी मामले में हस्तक्षेप की गुहार की है। तो अभ्यर्थी राम कुमार के अनुसार मामले में न्यायालय ने सीरीज डी के प्रश्न संख्या 143 के सभी विकल्पों को गलत माना। साथ ही अभ्यर्थियों को इसके लिए अंक देने को कहा गया। ऐसे में सिर्फ याचिका दायर करने वालों को ही लाभ देना अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। प्रकरण में 2,500 से 3,000 के बीच याचिका करता है। तो फिलहाल ये जो मैटर है ये अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो याची नहीं हैं उनका नुकसान भी हो सकता है। और देखो, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो ARO में टाइपिंग भी होती है। तो टाइपिंग जो होती है वो कृतिदेव में होती है, जिसको आप कृतिदेव कहते हैं। तो कृतिदेव में जो टाइपिंग होती है तो UPSSSC अपनी परीक्षाओं में मंगल फॉन्ट यूज करता है, जबकि UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो होता है वो कृतिदेव हिंदी फॉन्ट के लिए इस्तेमाल करता है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 9 साल के बाद APS के 300 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारियों से जो प्रतियोगी छात्र हैं उनमें उत्साह है। अभ्यर्थी दीपक कुशवाहा, महताब आलम, इश्तियाक ने आयोग के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है और कहा कि APS के पदों की आशु लिपिक, कौशल परीक्षा और टंकण परीक्षा के लिए 2 टाइपिंग फॉन्ट यानी कि कृतिदेव साथ ही साथ मंगल फॉन्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए। वैसे शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि जो मंगल फॉन्ट होता है वो इंस्क्रिप्ट होता है। इंस्क्रिप्ट का मतलब ये फॉन्ट कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं पर अगर आप कृतिदेव को कॉपी पेस्ट करिए तो अगर उसका फॉन्ट ज़रा सा भी आप चेंज करते हैं तो उसमें मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या कॉपी किया और क्या जो है पेस्ट कर दिया है। ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा। और वहीं पर देखो, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ यूपी में TGT PGT परीक्षा के एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर न होने के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। और वो वजह क्या है? वजह ये बताई जा रही है कि जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा 2017 में एक नए आयोग को गठित करने के बारे में, शिक्षा सेवा आयोग गठित करने के बारे में बात कही गई थी। और ये कहा गया था कि जूनियर, जैसे कि प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, TGT PGT और डिग्री कॉलेज शिक्षक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सभी की जो भर्तियां होंगी वो इसी शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। तो इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पता ये चलता है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस नए आयोग का मसौदा पहले से ही कैबिनेट से पास हो चुका है, अब बस गठन की देरी है। तो सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पदों पर आवेदन पहले लिए जा चुके हैं। शिक्षकों के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने के महीनों बाद परीक्षा तिथि घोषित न करने के पीछे एक कारण ये माना जा रहा है कि अब ये जो परीक्षाएं होंगी वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही होंगी। तो परीक्षा तिथि को लेकर आयोग और बोर्ड दफ्तर में संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्रों को यहाँ के जिम्मेदार
ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब यही बोल रहे हैं कि ये सभी भर्तियां अब नए आयोग के माध्यम से कराई जानी है। 3-4 महीने में आयोग गठित कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और जो टीजीटी पीएचडी की वैकेंसी आई है उसकी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में आयोग गठन की शुरुआत हुई थी और फिलहाल एक अपडेट और भी है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों का कार्यकाल फरवरी और अप्रैल में पूरा हो रहा है। मतलब प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा फरवरी 2018 में आए थे, तो फरवरी में उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और वहीं पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वीरेश कुमार 8 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड की कमान संभाली थी, तो इनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। तो चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद अप्रैल से खाली होने के बावजूद सदस्यों की तैनाती न होने की मुख्य वजह भी यही बताई जा रही है। चर्चा है कि चयन बोर्ड कार्यालय से ही नया आयोग संचालित होगा। तो फिलहाल एक बड़ी वजह शिक्षा सेवा आयोग को लेकर आ रही है और इसी से जुड़ी हुई खबर टीजीटी पीएचडी एग्ज़ाम के लिए है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अभी परीक्षा तो नहीं ही हो पाएगी, मतलब परीक्षा में काफ़ी वक्त अभी लग सकता है। काफ़ी वक्त मतलब कम से कम 6 महीने। और वहीं पर जो एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर में यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एक खबर है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए परास्नातक पीजी प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन दिसंबर में आखिरी या फिर जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार CUET पीजी 2023 के लिए परीक्षा जून के पहले या दूसरे हफ्ते में अंग्रेजी हिंदी के अलावा 12 भारतीय भाषाओं में होगी और नतीजे जो आएंगे ये जून के तीसरे हफ्ते में आएंगे। और दाखिला प्रक्रिया जुलाई आखिर तक पूरी करनी है, मतलब सेशन को नियमित करना है, जो कि कोविड की वजह से काफ़ी जो है डिस्टर्ब हो गया था। यूजी के लिए जो एडमिशन विंडो है ये कब ओपन होगी, तो फरवरी के पहले सप्ताह में यूजी के लिए भी, मतलब आपको जो है जनवरी और फरवरी में पीजी और यूजी दोनों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो आपका ये आएगा एडमिशन की जो प्रक्रिया है ये शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा 21 से 31 मई तक होगी और नतीजे जून के तीसरे हफ्ते तक जारी होंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जनवरी में शुरू हो सकती है क्रेट 2022 में दाखिले की प्रक्रिया। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए नए साल में आवेदन शुरू हो सकते हैं। कॉलेजों से सीटों का विवरण लगभग मिल चुका है। ऐसे में सीटों का विवरण पूरा होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। तो जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वो लोग थोड़ा तैयार रहें, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको जो है क्रेट के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट और लगातार बने रहिए हमारे साथ। देखिए कल मैंने आप लोगों के लिए फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 से संबंधित सभी फैक्ट और साथ ही साथ सभी तथ्यों पर थियरी और एमसीक्यूज का एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब ने किसी को नहीं भेजा। तो उसको आप लोग आज जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 1-2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पक्के हैं। और वीडियो भी बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ही दिलचस्प है, तो देख लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार जब नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली यूट्यूब से नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल से आपको ये जानकारी मिल सकती है। तो कभी कभार चैनल पर यूँ ही विजिट कर लिया करिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लाइक नहीं किया है तो उसको जाके लाइक कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है। एक्चुअली सुबह सुबह क्या होता है, बोलते समय ना जो लय होती है वो ख़राब हो जाती है। एनीवे फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।